आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डायमेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं बहुत बार। देखिए बेसिकली जो डायमेंशन होता है वो होता क्या है, डायमेंशन का मतलब क्या है, व्हाई डू वी नीड डायमेंशन। यार इसका कहानी कुछ ऐसा मैं बता सकता हूं कि जितने भी हमारे पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी साथ हैं वो तो है ही, जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। मतलब वो उनका डिपेंडेंसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर होता है, पर वो कितना होता है ये हमें बताता है डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन इसमें यही लिखेंगे कि ऑल द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ऑल द डेराइव्ड फिजिकल quantity can be expressed in the form of fundamental physical quantity, fundamental physical quantity, है ना। जितने भी हमारे पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, दो फिजिकल क्वांटिटी विच आर derived या which are depends on fundamental physical quantity are called derived physical quantity। मतलब जितने भी derived physical quantity हैं वो सब किस पर डिपेंड करेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, द पावर बाय विच a fundamental quantity are raised to represent a derived physical quantity, a derived physical quantity is called dimension। मतलब क्या हो गया कि जो पावर होता है किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का, जो पावर होगा जो कि जरूरी है हमें किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बोले, लेट्स से कि अगर हमें फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन होता है, कैसे निकालते हैं वो तो मैं बताऊंगा बाद में, फिलहाल मैं बता देता हूं कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, mL/T⁻²। मतलब m का पावर 1, l के पावर 1, T⁻², और ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। तो यहां से ये क्या बताता है कि m का पावर 1, m फॉर मास होता है, l फॉर लेंथ होता है और t फॉर टाइप होता है। मतलब इस फॉर्मूले से, डायमेंशनल फॉर्मूले से हमें क्या पता चला कि जो फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन मास में 1 होता है। ओके अद्या, यहां तो ठीक है सब कुछ। वीडियो पॉज है क्या, प्लीज एक बार चैट बताइए। नो सर, वीडियो ठीक है। ठीक है, ओके ओके। सो फोर्स का जो डायमेंशन है, ओके ओजस्वी, अभिनव, थैंक यू। सो फोर्स का जो डायमेंशन है वो क्या है, मास में 1 है, लेंथ में 1 है, और टाइम के जो डायमेंशन है वो कितना है, -2 है। तो ये हमें डायमेंशन यही बताता है कि अगर आपको किसी चीज के ऊपर अगर आपको फोर्स मेजर करना है तो उसका मास, उसका लेंथ और टाइम, ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर के हम लोग फोर्स मेजर कर पाएंगे। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें फोर्स मेजर करना है, लेट से ये मेरे पास एक मोबाइल है और इसके ऊपर मैंने ऐसा धक्का दिया, ये मूव किया, तो इस पर हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, बताइए उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है ना। और उस ऑब्जेक्ट का अगर मास पता भी चल गया तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। आई बात समझ में।
इसका मतलब हमें क्या चीज मेजर करना पड़ा, मास, लेंथ एंड टाइम। ये तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी तभी जाकर के हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं या फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। यही चीज हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताता है। और डायमेंशन का मतलब होता है ये 1 1 एंड -2। 1 क्या है, मास का 1, लेंथ में 1 एंड टाइम में -2। तो ये हो गया डायमेंशन। सो नेक्स्ट आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर ये डायमेंशन है तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसको बोलेंगे? तो डायमेंशनल फॉर्मूला यही हो गया, है ना। ये जो ब्रैकेट में लिखा गया ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का डिफिनीशन हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ नहीं है, सिंपल है, टाइम पास है। द एक्सप्रेशन बाय विच the expression by which we can represent a derived physical quantity, derived physical quantity in the form of fundamental physical quantity। सो एग्जाम्पल आपका यही होगा। एग्जाम्पल ये जो है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यही है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको क्या लिखना है, ये वाला टर्म आपको कंप्लीट करना है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा किस में जाता है, तो उसके लिए ये बिग ब्रैकेट कंपलसरी है। ये बिग ब्रैकेट कंपलसरी है। अगर आप ऐसे लिख दोगे स्मॉल ब्रैकेट में MLT, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको बिग ब्रैकेट ही देना पड़ेगा। सो नोट में कर लीजिएगा, नोट में नीचे डायमेंशनल फॉर्मूला, सर वीडियो पॉज है। हाँ, सो डायमेंशनल फॉर्मूला is written in large bracket, ठीक है। सो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए, इसके बाद आता है हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। एसआई यूनिट हम लोगों ने लिखना देख लिया था। एसआई यूनिट कैसे लिखते हैं, तो जैसे हम लोग एसआई यूनिट लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला का भी मेथड सेम है ना। बशर्ते कि जब तक आप एमके सिस्टम में एसआई यूनिट को लिखोगे, जहां पर यूनिट आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के दिए हुए हैं, उस यूनिट को रिप्लेस करके आपको क्या करना है, वहां पर उसके डायमेंशनल सिंबल को रिप्रेजेंट कर लेना। तो यहां पर सबसे पहला मैं बता देता हूं, स्टेप to be followed as we follow to write SI unit। और सेकंड स्टेप बहुत ही आसान, रिप्लेस symbol of unit by symbol of dimension। of
फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जो भी उसमें क्वांटिटीज दिया हुआ है उसके सिंबल्स को आप डायमेंशनल फॉर्मूला के जो भी डायमेंशन होते हैं उसके सिंबल से आप रिप्लेस कर दीजिएगा। एंड देन स्टेप 3, राइट इन लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म एज मेंशन्ड। लीनियर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि अगर आपने ऐसा लिख दिया ml डिवाइडेड बाई t और ये फॉर्म, तो ये फॉर्म ठीक है आपके लिए सही हो सकता है, बट ये आपके एग्जाम में ऐसे नहीं चलेगा, है ना। इसको आपको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आपको ये फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, t रेज टू पावर c, और भी बहुत सारे हैं जैसे k रेज टू पावर d, और क्या है, एम्पियर के पावर e, लुमिनस इंटेंसिटी EF, और क्या मोल। सर वीडियो पॉज है। अभी तो कोई नहीं आया, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। वीडियो आ रहा है तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है सबको? यस सर दिख रहा है क्लियर। ओके, तो अगर आपको लिखना होगा तो आप इसी किसी फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मास रेज टू पावर a, है ना, b, c, d, e, f, g, है ना। तो आपको लिखना होगा तो ऐसे बिग ब्रैकेट दे करके और उसके अंदर आपको इसको लीनियर फॉर्म में लिखना, वेयर a एंड b, c ये सब इंटीजर होंगे, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e कॉमा f कॉमा g बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको ये ई नहीं है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, है ना, ये कुछ ऐसा बनता है साइन। तो ये बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, जिसमें से देखो इसके बाद वाले जितने भी टर्म है, ये वाला, ये टर्म, ये इतने ज्यादा अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। टिल 11th आपको सबसे ज्यादा अगर पढ़ना है तो वो ये है। इसको हम लोग मैकेनिकल भी बोलते हैं, मैंने बताया था इसको मैकेनिकल यूनिट भी बोलते हैं। तो जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तो उसमें सबसे ज्यादा MLT के फॉर्म में लिखा जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सब अनइम्पोर्टेंट है, नहीं, ये भी आपको जरूरत पड़ेंगे जब आप 12th में जाओगे तब। पर फिलहाल इसके भी क्वेश्चंस करेंगे, 11th के भी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, सो ये हो गया आपका हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स से आपको पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। आई हैव टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। सो पावर के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहला जो हमने बताया क्या करेंगे, इसका SI यूनिट लिखने का स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। ये मैंने लिख लिया फॉर्मूला। टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, वर्क फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अल्ताफ ने लिखा है ml² t रेज टू पावर -2। लेट्स चेक, देखते हैं। सो वर्क को हम लोग फिर से ब्रेक डाउन कर देंगे, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट या लेंथ एक ही चीज है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्स को फिर से ब्रेक डाउन कर लेंगे, या फोर्स का डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है हर बार ये लिखते ही जाएंगे। और डिस्टेंस का लिख देंगे क्या, मीटर, और इसका लिख देंगे हम लोग टाइम। सो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, है ना। अच्छा देखिए, एक चीज यहां से क्या क्लियर हो गया ये लिखने के दौरान ही, कि पावर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी होता है। ओके रेवांश, लेट्स चेक। सो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। सो एक फॉर्मूला ये भी हो गया, F इंटू बी, ये आपको
फ्लूइड में बहुत काम आने वाला है, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके ओके तन्या, थैंक यू। सो लेट्स चेक। सो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, केजी मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर सेकेंड। जब हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड का पावर क्यूब। यस अभिनव, नाउ यू आर करेक्ट। सो अगर इसको हमें कन्वर्ट करना होगा डायमेंशन में, तो मैंने क्या बोला था कि जिसका ये सिंबल है, यूनिट है, ये किसका यूनिट है, मास का है। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम, तो लिख देंगे कैपिटल एम। फिर ये किसका है, लेंथ का है। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, तो लेंथ का डायमेंशन लिख दिया एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड किसका है, टाइम का है, तो लिख दिया टी क्यू। लेकिन हम लोग इस फॉर्म में डायमेंशन को नहीं छोड़ सकते, तो इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर फॉर्म में। मतलब ये ब्रैकेट लिखा लार्ज m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 2 और t को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये कैसा होगा, t रेज टू पावर -3। सो ये हो जाएगा टोटल डायमेंशन ऑफ पावर। आई बात समझ में। तो पावर का डायमेंशन हमने ये ऐसा लिखा। अगर किसी भी चीज का अगर आपको डायमेंशन लिखना होगा तो ऐसे ही स्टार्टिंग में आप ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप बहुत सारे स्टेप्स को ऐसे ही मिस आउट कर दोगे। जैसे आपको वर्क का बहुत वर्क को यूज करते 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 इसका डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। और वो क्या हो जाता है, जैसे आपका फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी रेज टू पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा एल, और डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे तो टी। ये आपको डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने को आ जाएगा, एल इंटू एल हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई टी। और टी से जब डिवाइड करेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -3। तो ये भी एक शॉर्टकट मेथड है, पर इसको अभी आप फॉलो मत करो, क्योंकि अभी आपको एसआई यूनिट भी याद होनी चाहिए और डायमेंशन भी याद होनी चाहिए। तो एक साथ में आपके दो दो प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। तो बेस्ट वे यही है कि आप लॉन्ग वाली मेथड को यूज करें। चलिए, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब लोग करेगा। लिखिए क्वेश्चन, find the dimension and SI unit of following physical quantity. Find, क्वेश्चन लिखिए, find dimension and SI unit of following physical quantity. ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वन, सबसे आसान वाला, डेंसिटी की बताइए। दूसरा, इसमें से जो टर्म आप नहीं जानते होंगे पूछ लीजिएगा। एनर्जी की बताइए। तीसरा, मोमेंटम। आसान आसान है एक्चुअली। ये क्या है ना, ये यूनिट एंड डायमेंशन पूरा फिजिक्स का सैर है। जितना हम लोग को चीजें पढ़नी है उन सब का एक बार यहाँ पर रिवीजन हो जाने वाला है। थर्ड, फोर्थ हो जाएगा टॉर्क। फिफ्थ, एंगुलर मोमेंटम। सिक्स्थ, फ्रीक्वेंसी। डेंसिटी का m1l/T0, निधि का आ गया। डेंसिटी का आया, निधि का। और भी बाकी लोग बताइए। अल्ताफ, ओके ओके, गुड वन। सान्या, ठीक है। रेवांश, अद्या,
तन्या ml स्क्वायर, तन्या हाउ इज इट ml स्क्वायर? डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना, ml स्क्वायर t माइनस टू। टाइम कहां से आ गया? यस अभिनव करेक्ट। डेंसिटी मेजर करने के लिए टाइम की जरूरत है क्या? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का, ठीक है। ओके निधि, ओके शन्या। डेंसिटी का m1l2 नहीं शन्या, आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं ना कहीं। अभ्यादित ml स्क्वायर t माइनस टू एनर्जी का सही है। ओके अभय, डेंसिटी, हाँ देखो ना, मास का हो जाएगा m और वॉल्यूम क्या हो जाता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? मीटर क्यूब ना, है ना? ओके सो मैं बना देता हूं, आप लोग चेक कर लीजिए। डेंसिटी का हो जाएगा m के पावर 1, l के पावर -3 और t के पावर 0। इसमें टाइम की जरूरत नहीं है। डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाता है, ओके मोमेंटम का भी सही है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। या तो वर्क बोलिए, या तो एनर्जी बोलिए, या काइनेटिक एनर्जी बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, सब एक ही है। ओके सान्या, mlt माइनस वन, दिस इज फॉर द थर्ड। सो एनर्जी का हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ml t रेज टू पावर -2 और ये l का स्क्वायर कर दीजिए। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब है mlt -2, ये तो फोर्स होता है ना, फ्रीक्वेंसी का। ओके निधि थैंक यू, m0 l0 t -1, ठीक है। सो जिन्होंने बोला था mlt रेज टू पावर -2, ये हो जाएगा क्या? फोर्स। और फोर्स इंटू जब लेंथ करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो l का स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया m और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? lt -1। तो यहां पर क्या कर देंगे? lt -1, ये हो गया मोमेंटम। प्लीज चेक इट आउट। ओके अब है, थैंक यू। टॉर्क का हो जाएगा m0 l स्क्वायर t -2। टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है F क्रॉस R, मतलब F इंटू R के बराबर। R परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, है ना? तो फोर्स का क्या हो जाएगा? m l t -2 और R का क्या हो जाएगा? इंटू l, इंटू l। तो l इंटू l स्क्वायर हो जाएगा। सो टॉर्क का जो डायमेंशन है वो कितना हो गया? ml स्क्वायर t रेज टू पावर -2। अच्छा ध्यान से देखिए, तो जो टॉर्क का है वही एनर्जी का भी आएगा। यस, ml स्क्वायर t -2 संकेत। हाँ एंगुलर मोमेंटम m0l। अरे क्या बात कर रहे हो निधि, एंगुलर में जीरो, m0 क्यों हो गया? अद्या 4 का आ गया ml स्क्वायर t रेज टू पावर -1। देखो गुल में से t स्क्वायर कहां पर मैंने लिखा है? ये t रेज टू पावर -2 लिखा है मैंने। ओके एनर्जी में ये वाला वो लिखा है इसलिए क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट क्या होता था? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्क्वायर को हम लोग सेकेंड स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं ना, केजी मीटर और सेकेंड रेज टू पावर -2। तो सबको रिप्लेस कर दीजिए, केजी को लिख दीजिए m, इसको लिख दीजिए l और इसको लिख दीजिए t रेज टू पावर -2। सही आ गया ना -2? तन्या ml स्क्वायर t -1, लेट्स चेक। सो ये देखिए टॉर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, हालांकि ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब आगे प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू mvr, है ना? तो इसका मतलब m का हो गया कैपिटल M, वेलोसिटी का हो जाएगा lt -1 और r का हो गया l। सो अगर इन तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का जो आंसर होगा वो हो जाएगा m l का स्क्वायर और t का -1।
चेक कर लीजिए जिन्होंने भी आंसर बताया है, प्लीज चेक इट आउट। शायद वहां पर चमक रहा है, नहीं ठीक है। सो ये हो जाएगा ml² t⁻⁻1 एंगुलर मोमेंटम का। सो मास यहाँ पर जीरो नहीं होगा क्योंकि मास एंगुलर मोमेंटम में आता है। अगर टर्म मोमेंटम है तो मोमेंटम इज इक्वल टू ही होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम में ही मास को जीरो कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो मास जीरो नहीं होगा। निधि प्लीज करेक्ट इट। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है 1/टाइम। यस वेरी गुड। सो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं जनरली ऐसे, और ये हो जाएगा 1/टाइम। सो मास क्या हो जाएगा, मास जीरो और लेंथ भी जीरो। सो इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 और t⁻⁻1। आई होप सबको क्लियर है ये 6 क्वेश्चन हो गए। ओके चलिए, t⁻0 सर लिखना। फ्रीक्वेंसी किस चीज से डिनोट की, ये क्लियर नहीं दिख रहा है। एक्चुअली ये ऐसा दिखा हुआ है, देखो ऐसा बनाते हैं इसको। किसी किसी बुक में ऐसे भी डिनोट करते हैं ना, स्मॉल f से, पर जनरली ये न्यू बोलते हैं इसको। ऐसा बना सकते हैं। एक होता है म्यू और एक होता है न्यू, ये न्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की सैर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब देखो, ये सब जितने भी टर्म्स है ना, ये पूरे मैकेनिक्स में आने वाले हैं। तो मैकेनिक्स में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे रोटेशनल वगैरह वगैरह, तो ये सब आने वाले हैं। चलिए अब थोड़ा सा आते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सेम रहेगा, राइट द एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सबसे पहले बताइए वोल्टेज, वोल्टेज, सेकेंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टिविटी। ये जो बनाएगा उसको ढेर सारा आशीर्वाद। तुम भी करो। वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। वोल्टेज का M0 L0 T1 A1 ये चीज का है। अव्यदित ml² t⁻⁻1। ओके ओके अभी टी पे पावर -3 और आई पे पावर -1 है। हाँ हाँ ओके ठीक है। संकेत का भी आ गया आंसर। चलिए चेक करते हैं। आप लोग फटाफट आगे बढ़ते जाइए, 1 2 3 तक पहुंचना है अपने को। समय बहुत कम है, टास्क बहुत बड़ा है। रेजिस्टिविटी तक पहुंचिए। पहले का M0 L² T-2 A-1। ठीक है, करंट को ए भी लिखा जाता है, आई भी लिखा जाता है। एनसीईआरटी में इसको ए बोलता है, बहुत सारे अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में इसको आई भी बोला जाता है। और कोई आंसर आया नहीं अभी तक। अभ्यादित का आया ml² T-1 I⁻²। ओके ठीक है। चलिए फटाफट बताइए। अल्ताफ ml² T-2। चलिए देखते हैं क्या है, मैसेज क्या।
आद्या का आया ml स्क्वायर t रेज टू पावर -3 i रेज टू पावर 1। वोल्टेज निधि का ml स्क्वायर t -2a -1। सो लेट्स चेक, देखते हैं कितने लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 1 वोल्टेज का सॉल्व करता हूं मैं, स्टेप्स मिलाते जाइए। सो हम लोगों ने देखा है वोल्टेज V इज इक्वल टू I इंटू आर। ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो सब लोग फॉलो करना चाहते हैं, पर अच्छा है पर थोड़ा मुश्किल है। एक और फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। सो वर्क डन का हम लोग यहाँ से डायमेंशन जानते हैं, याद हो चुका है, ml स्क्वायर t रेज टू पावर -2। और Q अभी भी हमारे पास अननोन है, तो Q हम लोग कहां से निकालें? सो Q का डायमेंशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। सो I भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और T भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो हम लोग Q का डायमेंशन लिख सकते हैं यहाँ से, अगर I से डिनोट किया है तो I, अगर A से डिनोट किया हो तो A, I इंटू टी। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ Q। सो V इज इक्वल टू हो जाएगा m1 L स्क्वायर T -2 डिवाइडेड बाई I इंटू टी। अब इस फॉर्म को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज का हो जाएगा m1 L स्क्वायर T -2 I इंटू I रेज टू पावर -1 T रेज टू पावर -1 ये ऐड हो जाएंगे तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं T रेज टू पावर -3। सो ये आंसर कितने लोगों को आया? जिसका भी आया प्लीज चेक इट आउट। ये सही आंसर m1 L के पावर 2 T के पावर -3 और करंट के पावर -1। सर स्टार्टिंग से बताइए ना, समझ में नहीं आया। फिर से बताता हूँ, देखिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो चाहे तो आप इससे जा सकते हो, चाहे तो इससे जा सकते हो। अब चूंकि यहाँ पर करंट का पता है, रेजिस्टेंस का नहीं पता, रेजिस्टेंस का निकाले नहीं है, तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला, है ना। V इज इक्वल टू W बाई क्यू। आप लोगों को याद होगा जब 10th में पढ़े होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बोला जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस इज द work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. So 10th में ये फॉर्मूला था, V is equal to, that is voltage is equal to work done divided by per unit charge, that is Q. So वर्क का डायमेंशन हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ml स्क्वायर t रेज टू पावर -2 होता है। Q का डायमेंशन हमें नहीं पता है, तो Q का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा है, Q is equal to I into T। ये भी हम लोगों ने 10th में ही पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? I इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई T, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू पर यूनिट एरिया। सो I इज इक्वल टू Q बाई T। सो Q इज इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ से क्या लिख दिया, I इंटू टी। सो Q इज इक्वल टू, I का डायमेंशन होता है कैपिटल I और टाइम का डायमेंशन हो गया T, ये हमने लिख दिया। सो ये वाला वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट किया। सो ml स्क्वायर t रेज टू पावर -2 आ गया, है ना। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 L स्क्वायर और t रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई t, ये हो जाएगा t रेज टू पावर -3 और I का एज इट इज पावर -1। अभी कोई दिक्कत है, समझ में आया क्या स्टेप्स? ml स्क्वायर 3 का आ गया, a रेज टू पावर -2। ओके सन्या, विल चेक। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड। प्लीज चेक इट आउट। जिसका गलत है सुधार लीजिए, जिसका सही है कल मिठाई खिलाइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस, हाँ ये तो पिछला मिट गया। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हमारे पास सिंपल था, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू आर। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I। सो वोल्टेज का अभी अभी हम लोगों का जो आ गया था कुछ ml1 नहीं L स्क्वायर था, t रेज टू पावर -3 था और करंट I रेज टू पावर -1 था, डिवाइडेड बाई I आ गया था। तो यहां से हो जाएगा m1 L स्क्वायर t रेज टू पावर -3 और I के पावर अब हो जाएगा -2। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस का डायमेंशन। सो चेक कर लीजिए रेजिस्टेंस का डायमेंशन, फॉर्मूला ये इस्तेमाल किया V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू वोल्टेज बाई आई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वोल्टेज का ये हमने डायमेंशन निकाला था एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -3 आई रेज टू पावर -1। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ करंट, जो कि एज इट इज आई ही हो जाएगा। तो आई के पावर हो गया -2। ओके ओके डन। सो लास्ट वन इज रेजिस्टिविटी। सो बाकी के दो डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालने आ गया तो रेजिस्टिविटी तो आसान है। यह भी फॉर्मूला हम लोगों ने 10th में ही पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। सो R का यहाँ पर आपको डायमेंशन दिया गया है, सॉरी। सो R का डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो का डायमेंशन m के पावर 1 L स्क्वायर t के पावर -3 I के पावर -2 इनटू एरिया का हो जाएगा m का 0 L स्क्वायर और t पावर 0 डिवाइडेड बाई लेंथ का हो जाएगा m0 L1 t0। ओके सो ये लेंथ से एक लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करने के बाद यहां पर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ L बचेगा, L इंटू L, तो ये क्या हो जाएगा L क्यूब, बाकी सब एज इट इज। सो m1 L क्यूब t के पावर -3 और I के पावर -2। तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी का डायमेंशन। अब बताइए कितने लोगों ने सही किया है, यहां तक कितने लोग पहुंच चुके हैं? तीन वोट आ गया। निधि अभ्यादित 2 ही तो है। चलिए ओके सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके कुछ जो फॉर्म्स हो गए, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म वगैरह से। चलिए 2 टर्म में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो आप लोगों को फिजिक्स में इस्तेमाल होगा पर अभी नहीं, 12th में, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, है ना। एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज होता है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे 12th में, पर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से, स्मॉल ई, है ना। और एक होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी अगर 10th में पढ़े होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिए एक होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बता दूं कि स्पीड ऑफ लाइट दैट इज सी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट अगर लग गया और एप्सिलॉन नॉट लग गया तो ये बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। सो यहां से ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट अपने को पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बताता हूं फॉर्मूला। ये अगर आपके हो गए होगा, हाँ ठीक है अल्ताफ, मैं बताता हूं। देखो एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब नाम से ही लग, अगर किसी चीज को परमिट करना है मतलब जानना है तो उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। हर एक मीडियम में अपना अपना एक कैपेसिटी होता है कि वो किस चीज को कितना अलाउ कर रहा है। सो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। अगर ये 0 लग गया ई के पास तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
वैसा ही होता है एक टर्म जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। ओके निधि फिर से बोलता हूं, देखिए फिजिक्स में दो टर्म इस्तेमाल होगा जिसको बोलेंगे परमिटिविटी एंड परमियाबिलिटी। स्पेलिंग देख रहे हो, परमियाबिलिटी शायद यहाँ पर ये होता है मालूम नहीं, परमिटिविटी एंड परमियाबिलिटी। परमिटिविटी का मतलब होता है कि कौन सा मीडियम कितना चीजों को अलाउ करता है। जनरली इसका यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। 10th में आपको जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि एक चार्ज जो है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस मीडियम से कितना पास होगा कितना पास नहीं होगा ये हमें बताता है परमिटिविटी, है ना। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। अगर स्मॉल ई में ये 0 लग गया तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, है ना। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट, ऐसा एप्सिलॉन नॉट एक ही चीज है। परमिएबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्पेशली यूज किया जाता है किसके लिए, मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड को परमिट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, जिसको बोलते हैं म्यू नॉट, है ना। और ये हो गया सी, स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं अंडर रूट ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ये सॉरी ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट होता है अंडर रूट ऑफ। सो इसका अगर आपको डायमेंशन निकालना होगा तो ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगा, नहीं 11th में यूज नहीं है, लेकिन हाँ डायमेंशन में आपको पूछा जाता है। सो डायमेंशन में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का अगर आपको डायमेंशन निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, फाइंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, फोर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है। सो ये Q1 क्या है, Q क्या है, Q को बोलते हैं चार्ज और R को बोलते हैं डिस्टेंस। बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है ना, मुझे मेरे हिसाब से ये रेंज में ही होगा, है ना। तो हमें ये फोर्स का फॉर्मूला है जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला में। अभ्यादित m⁻⁴ T L⁻⁻⁻⁴ क्या था गया। तो सॉल्व करिए एप्सिलॉन नॉट, बताइए अभ्यादित का क्या है, m⁻⁻⁻1 L⁻⁻3 T के पावर 4 I का स्क्वायर। लेट्स चेक, देखते हैं अभी और भी आंसर आता है क्या। सर R किस चीज को बोलते हैं बता रहे हैं, R बोले तो डिस्टेंस, R बोले तो डिस्टेंस। सो हियर इट इज R स्क्वायर। आसान है, फटाफट फाइंड आउट हो जाएगा। सर आर क्या लिखे हैं? R बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी कहना है कहिए। देखिए इधर लिख देता हूं, R डिस्टेंस, है ना। जो लोग न्यू आए हैं, जिन्होंने आज पूरा क्लास अटेंड किया है, उनके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हम लोग कुछ भी नहीं पढ़े है ना, आज ही है ये जो इम्पोर्टेंट क्लास है। ML T के पावर -3 LI के पावर -1 DD। लेट्स चेक, देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए
सो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, 4 पाई कांस्टेंट है तो इनका कुछ भी लेना देना नहीं है ना। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा संकेत जायसवाल। ओके, लेट्स चेक संकेत। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई AF इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म डायमेंशनलेस होता है, ये हम लोग थोड़े देर के बाद पढ़ेंगे, पर अभी बता देता हूँ डायमेंशनलेस होता है। ओके रेवांश, थैंक यू। सो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, I इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स का हो जाएगा ML T रेज टू पावर -2 और R का हो जाएगा M0 L स्क्वायर T0। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, M बोले तो I स्क्वायर T रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई M के पावर 1 L के पावर 3 और T के पावर -2। कैलकुलेशन सही है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो ये टर्म ऊपर जाएगा, लीनियर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इधर मैं लिख रहा हूं यहां पर M रेज टू पावर -1 L रेज टू पावर -3 T रेज टू पावर 4 और I रेज टू पावर 2। सो ये हो जाएगा पूरा डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का। चलिए ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स साइंटिस्ट का नाम था, नाम सुना होगा, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स का जन्मदाता भी बोला जाता है। तो जिन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था क्वांटा, उनके नाम पर एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट डिनोटेड बाय H। सो वहां से एक फॉर्मूला आता है कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू H इज टू फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज दिस, दिस वन इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और ये H क्या है, दिस इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये E है जिसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ अ फोटोन। फोटोन किसको बोलते हैं ये आप लोगों को पता होगा, फोटोन बोलते हैं किसको, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं। सो लाइट के एक छोटे पार्टिकल का जो एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू H इंटू V। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। सो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, संकेत का आया ML स्क्वायर T रेज टू पावर -1। चलिए अच्छी बात है, चेक करेंगे। ML स्क्वायर T-1 अरीज। ओके रेवांश, ML स्क्वायर T-1, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, E का अपने को पता है, E का क्या हो जाएगा, क्या ML स्क्वायर T रेज टू पावर -2 इंटू H का हो जाएगा पता नहीं, सो ये हो गया H, और फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा M0 L1 T0, गलत, T-1 L0। सो ये आएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा, सो H इज इक्वल टू हो जाएगा ML स्क्वायर T-2 डिवाइडेड बाई M0 L0 T-1। सो यहां से आ जाएगा M और ये हो जाएगा L स्क्वायर और ये हो जाएगा T रेज टू पावर -2, ये टर्म ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा T रेज टू पावर -1। सही है। सो M1 L स्क्वायर T रेज टू पावर -1। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यही है यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें आपको ना पूरा फिजिक्स जितना भी आप पढ़ने वाले हो इसका एक आपको छोटा सा झलक मिलने वाला है कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल किसका दे दें, फाइंड
चलिए फाइंड डायमेंशन ऑफ फर्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये 3 टर्म है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जानते हो? स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म्स पता है? हाँ सर। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बेसिकली? देखो, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टू डेंसिटी। ठीक है, बता रहा हूं। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है रेशियो ऑफ टू डेंसिटी। सो इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ डेंसिटी ऑफ वाटर, सो अगर किसी भी चीज का अगर आपको डेंसिटी, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेंसिटी निकालना है या स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे? उसका डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो इसका डायमेंशन बताइए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन क्या हो जाता है? F इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। एन क्या है? इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। एन को बोलते हैं, इधर लिखता हूं साफ सुथरा में, F इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। ये सेकंड का बता रहा हूं। तो एन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना सर। 1 का m-1 L3T-3। चलो अब यदि देखते हैं, विल चेक। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निधि M-L-1T-1। देखते हैं। सो ये जो म्यू है, ये म्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। 3 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हो जाता है F इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं नीटा, है ना। एन है इसका, ऐसा पूंछ है बड़ा सा। सो F इज इक्वल टू नीटा इंटू ए डीवी बाई डीएक्स, सो ये ए फॉर एरिया हो गया, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और डीएक्स मतलब चेंज इन लेंथ। 3 का आ गया, ठीक है। सो ये जो नीटा है इसका हमें कैलकुलेट करना। ये न्यूटन का फॉर्मूला है, न्यूटन ने ही बताया था, ये न्यूटन भाई का। सर दोनों एक फोर्स है। कौन सा? ये वाला, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। सर एक्स क्या है? dx। चेंज इन लेंथ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप लोगों को पता है विस्कोसिटी किसको बोलते हैं? देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो चेंज इन लेंथ, और ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। पहले का आया क्या? कितने लोगों का आ गया? पहले का डायमेंशन आया क्या कुछ? कितने लोगों का डायमेंशन आया? देखिए मेरे हिसाब से तो वो डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है ये। हाँ निधि, डायमेंशन इसका होगा ही नहीं ना, कैसे होगा? ये डायमेंशन लेस है। देखिए ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, डेंसिटी एक दूसरे को काट कूट के खत्म। सो सारा डायमेंशन 0।
तो ये हो जाएगा m0 l0 t0 सब जीरो, कुछ भी नहीं है उसका। सो रिलेटिव टर्म का कभी भी डेंसिटी नहीं होता है, या रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये फोर्स है और ये फोर्स है, तो फोर्स म्यू इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, रेशियो ऑफ टू फोर्स, फोर्स बाई एन, है ना। ये क्या है, ये भी फोर्स है और ये क्या है, नॉर्मल फोर्स है, तो फोर्स बाई फोर्स। सो सारा फोर्स फोर्स कैंसिल आउट कर करके इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, m0 l0 t0। डायमेंशन आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा। सो नीटा को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सो नीटा इज इक्वल टू हो जाएगा f डिवाइडेड बाई a इंटू dv, और dx चला जाएगा ऊपर, ऐसा आ जाएगा। सो फोर्स का हम लोग लिख देंगे mlt⁻², dx का हो जाएगा लेंथ l, और एरिया का हो जाएगा l², और dv का हो जाएगा lt -1। सो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने पर जो भी आ जाएगा m l²t⁻² डिवाइडेड बाई l³ t⁻1। सो l² में से l³ डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा m1 l⁻1 t⁻2 में ये जाकर के ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1। सो ये कुछ ऐसा आ रहा है, m1 l-1 t-1। ये आया क्या आंसर, सही है क्या, चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। सो आप अलग से कैलकुलेशन करिए, मेरे कैलकुलेशन के भरोसे मत रहिए। सर F इक्वल टू नीटा बोले हैं n को। हाँ हाँ हाँ, नीटा इसको बोलते हैं। ये इस तरह का जो फॉर्म में लिखा रहता है ना, इसको नीटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू इसको बोलते हैं म्यू म्यू म्यू। अरे बिल्ली कैसे बोलती है, म्यू, ऐसा। और इसको बोलते हैं, देखिए न्यू, न्यू, है ना। बाकी अल्फा बीटा गामा तो पता ही होगा, इसको बोलते हैं ओम। ओके, चलिए, ये सब कांस्टेंट टर्म है, कुछ सिंबल है, ये सब लैटिन और ग्रीक सिंबल्स होते हैं, तो उसी को डायरेक्ट यूज किया जाता है, बाकी कोई अलग से नहीं है, ये फिजिक्स का कुछ नहीं है, बस सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ऐसा होता है, इसको बोलते हैं साई, साई। चलिए, इस तरह का अगर टर्म होगा, ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। तो ये सब कुछ सिंबल्स हैं जो आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे, पर इतना ठीक है। सो आगे बढ़े अपन लोग, नेक्स्ट देखें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में, ये 5 रूल हमने बनाए हैं, ये 5 रूल पर ही आपके पूरे टॉपिक का बेस्ड है। मतलब ये सब जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज कराया अभी या प्रैक्टिस कराया, ऐसे क्वेश्चंस आपको रेयरली देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही ये बेसिक क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन आते किस पर है, कौन से टाइप के आते हैं, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लीजिए, सम इंपॉर्टेंट points about unit and dimension, यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है इसको ध्यान से सुनिएगा, बोर मत होइएगा, नींद लगेगा, जग जाइए, पर सुनिए अच्छे से। यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे पहला प्रॉपर्टी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली those physical quantity, only those physical
quantity which has same unit or dimension। हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उनका यूनिट सेम हो या डायमेंशन सेम हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी है। इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल क्या होगा। लेट्स से आपका एग्जांपल है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये वेल नोन इक्वेशन है ना। अगर ये लिख दिया गया ऐसा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसका और इसका दोनों का यूनिट सेम होगा, तभी जाकर के इक्वेशन सही है। अगर इसमें से किसी एक का भी अगर यूनिट गड़बड़ हो गया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और यही नहीं, इनका जो यूनिट है वही यूनिट इनका भी होना चाहिए, तभी जाकर के ये इक्वेशन भी सही होगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। u इंटू टी मतलब यू एस 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 बोले तो डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा या यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, u का हो जाएगा मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई t का सेकंड, सेकंड कैंसिल तो क्या हो गया मीटर, है ना। प्लस हाफ एटी स्क्वायर, a का क्या लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी, टी का भी क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर कैंसिल तो क्या हो गया मीटर। सो मीटर प्लस मीटर विल बी ऑलवेज अ मीटर, मीटर प्लस मीटर of course that will be 2 meter, but 2 is what, 2 is a numerical value, so 2 का कोई यूनिट नहीं होता है। so once again मीटर प्लस मीटर will be give what मीटर, लेंथ को लेंथ के साथ जोड़ेंगे तो लेंथ ही मिलेगा। तो ये इक्वेशन सही है। मान लीजिए आपने भूल गया इक्वेशन और लिख दिया यूटी प्लस हाफ एटी, मतलब ये गलत हो गया, या यूटी प्लस ए, तो ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या है मीटर है, और यहाँ पर यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर अगर हाफ हटा दे तब? हाफ हटा दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाफ हटा देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो गलत वो अलग बात है कि आपका गलत ना हो गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फार्मूला गलत हो जाएगा, है ना। वो भी मैं आपको बताऊंगा, डायमेंशन पे असर नहीं, डायमेंशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे के प्रॉपर्टी में कि एक इक्वेशन जिसका डायमेंशन सही है तो वो फॉर्मूला सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला जिसका डायमेंशन ही गलत है वो कभी सही नहीं हो सकता। तो ये आगे भी प्रॉपर्टी है। यस निधि, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। वही मैं बताऊंगा, और भी बहुत सारे हैं इसमें एग्जांपल, है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल आप बोल सकते हो, जैसे मीटर प्लस सेकंड नहीं लिख सकते, मतलब मीटर प्लस अगर सेकंड हो तो ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। जैसे आपको 60 मीटर प्लस 20 सेकंड अगर जोड़ना है तो ये गलत है, आप नहीं कर सकते हो। ओके, किलोमीटर में मीटर नहीं जोड़ सकते हो, मीटर को तो मीटर चलो ठीक है, दोनों तो लेंथ का यूनिट है, पर किलोमीटर में मीटर नहीं जोड़ सकते हो। 1000 मीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1002 किलोमीटर, ऐसा लिखना ये गलत है, या मीटर लिखना गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो यूनिट आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो या तो इसको भी किलोमीटर करिए या इसको मीटर करिए, यूनिट आपका सेम होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, we can cancel out only when dimension is same, when dimension is same, otherwise it will treat as ordinary
अलजेब्रिक सिंबल, अलजेब्रिक सिंबल, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे यहां पर लिखा था ना एग्जाम्पल, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन मीटर बाई सेकेंड होगा, मीटर को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज, जो इसका एल्जेब्रिक, जैसे अलजेब्रा लिखते हैं वैसे ही एल्जेब्रिक फॉर्म में ही छोड़ देंगे, कोई कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये तो सिंपल वाला है, सेकेंड हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, मैं इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको पता चलेगा कि ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब एग्जांपल कराऊंगा ना इसके ऊपर, जब बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी नंबर 2 पर बेस्ड है, तब आपको हंसी आएगी आपके ऊपर कि अच्छा ये भी होता है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 3, वी कैन मल्टीप्लाई एनी फिजिकल क्वांटिटी will only change the magnitude but unit will be treated as ordinary algebraic symbol, algebraic symbल। सो आप किसी भी दो यूनिट का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लीकेशन करने से आपका सिर्फ यूनिट चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, पर उसके यूनिट के सिंबल में कोई चेंजेस, सिंबल जो है वो आपको अलजेब्रिक फॉर्म में एज इट इज लिखना पड़ेगा, है ना। सो ये हो गया कौन सा, थर्ड। फोर्थ, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी हैज नो यूनिट और डायमेंशनलेस, देखिए यहां पर मैं नो यूनिट लिखा हूं, है ना, नोट यहां पर स्टार मार्क कर देता हूं, नॉट ऑलवेज। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नो यूनिट लिखा हूं, है ना, पर ये हमेशा सही नहीं है, ऑलवेज टर्म इस्तेमाल नहीं किया हूं, है ना। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी हैज नो यूनिट और डायमेंशनलेस, यहां पर नॉट ऑलवेज, क्योंकि कुछ रेशियो ऐसे हैं जिनका यूनिट अपने पहचान के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड अगर मेजर करना है ना, कितने इंटेंसिटी का साउंड आ रहा है, बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाता है, द एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया या विथ रिस्पेक्ट टू सम एनर्जी। तो वहां पर दो एनर्जी का रेशियो निकाल रहे होते हैं, फिर भी वहां पर कुछ उसके यूनिट डेसिबल टर्म वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो अपने पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ऑलवेज टर्म नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ कि हैज नो यूनिट। मोस्टली ऐसा होता है कि उसके कोई यूनिट नहीं होते, पर वो डायमेंशनलेस होंगे, ये कंफर्म है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्या हो जाएगा, all numerical value comma trigonometric functions log function या logarithmic function, exponential
function are dimensionless, are dimensionless, dimensionless, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे टर्म्स आ जाएंगे जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉगरिथम, लॉग का जो वैल्यू होता है जैसे लॉग ऑफ एक्स या लॉग ऑफ वाई जो भी है, तो ये जो वाई टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ई रेज टू पावर एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ई रेज टू पावर पी बाई क्यू, तो ये पी बाई क्यू क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। पी डायमेंशन होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्यू डायमेंशन होगा, डायमेंशन लेस होगा पता नहीं, पर इतना पता है कि पी बाई क्यू डायमेंशन लेस होना ही चाहिए, ये कंफर्म है ना। जैसे साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ क्यू बाई आर, कुछ ऐसा लिखा गया है। अब क्यू का डायमेंशन है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, आर का डायमेंशन है या होगा या नहीं भी होगा कोई जरूरी नहीं है, पर यह पता है कि क्यू बाई आर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, बिकॉज साइन के पास जो लगने वाला होगा ये एंगल, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। तो ये 5 है, 2 और है, 2 और क्या है मतलब नोट है वो, तो आगे लिख लीजिए उसको भी नोट करके। नोट, नोट क्या है, ए डायमेंशनलेस quantity may have unit, but a unitless quantity cannot have dimension, है ना। फिर से पढ़ते हैं, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एक ऐसा क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं हो, उसका यूनिट हो सकता है, लेकिन ऐसा क्वांटिटी जिसका यूनिट ही नहीं है उसका डायमेंशन नहीं हो सकता है ना। एग्जाम्पल, एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, दोनों, इन दोनों के डायमेंशन नहीं होते हैं पर यूनिट होता है। इसका डायमेंशन लिखेंगे तो m0 l0 t0, लेकिन जो इसका यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियन। इसका भी डायमेंशन m0 l0 t0 रेडियन हो जाए और यूनिट हो जाएगा स्टेरेडियन। सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है बट यूनिट लेस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में ये 5 है, 5 प्रॉपर्टी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में इन पांचों प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर जेई में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं कभी भी। तो ये उनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फॉर नीट ऑल्सो दिस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आइएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको असाइनमेंट भेजता हूँ, मतलब मॉड्यूल भेजता हूँ, आप उसमें से क्वेश्चंस ट्राई करिए, सॉल्व करिए। देखिए, यूनिट के क्वेश्चन ना बनने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो आप लोग फॉर्मूला फाइंड आउट करके, चेकआउट करके, लिख के सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी के पीछे बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला दिए हुए हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज दिए हुए हैं, तो आप लोग वहां से चेकआउट भी कर सकते हो, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो बारी बारी से सारे फिजिकल क्वांटिटीज को। तो आपके लिए तो सबसे बेसिक असाइनमेंट यही होगा कि आप प्रूफ करिए कि जो एनसीईआरटी में पीछे जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है वो सब के सब सही है। ओके, जब खुद से आप डिराइव करोगे तो आपको पता चल जाएगा, फॉर्मूला भी हो जाएगा। एक बार पूरा फिजिक्स का आपको एक टोटल आप बोल सकते हो कि ओवरव्यू मिल जाएगा कि आने वाले समय में फिजिक्स कैसा होने वाला है।
सो आज का क्लास समझ में आया? कहीं पर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? आप घर पे जाओगे तो पढ़ोगे, अगर कोई दिक्कत होता है तो क्लास के आधे घंटे पहले आप लोग ज्वाइन करके करेंगे तो भी हम डाउट क्लियर कर लेंगे। पर डे का पर डे क्लियर खत्म हो जाएगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? ओके निधि, बाय बाय। चलिए, सो किसी को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग मिलते हैं, तब तक टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।